कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के टिम को देखते हैं जो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था। उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम म्यूज़िशियन बनो, क्योंकि टिम के डैड भी एक म्यूज़िशियन थे और उनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। और साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि म्यूज़िक से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और टिम में भी ये काबिलियत थी, वो भी म्यूज़िक को थोड़ा बहुत जानता था। अब जब उसके डैड की डेथ हो जाती है तो उसके कुछ महीनों बाद टिम ऑस्ट्रिया की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूज़िक स्कूल था। उसके डैड को बहुत सारे लोग जानते थे, इसलिए उसका वहाँ एडमिशन आसानी से हो जाता है। टिम को रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफ़ी था। वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टिम जा रहा था। इसका भी उसी स्कूल में एडमिशन हुआ था। अब वो दोनों ट्रेन में म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग ऑस्ट्रिया पहुंच चुके होते हैं। टिम स्कूल पहुंच जाता है। अब उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से करवाई जाती है। वो टिम के डैड की बहुत तारीफ़ करते हैं कि उसके डैड बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। टिम भी उन्हें बताता है कि मैं भी गाना गा लेता हूँ और मैंने पियानो भी सीखा हुआ है। टिम को उसको उसके टीचर से मिलवाया जाता है, जो उसके रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर उसको उसके रूममेट से मिलवाया जाता है जिसके साथ उसने रहना था। लेकिन उसके रूममेट को टिम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले वो अकेला रहता था और अब उसे टिम के साथ रहना पड़ना था। लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है और टिम को अब स्कूल घुमाने भी ले गया था। तभी सामने से एक लड़का आता है और टिम के रूममेट को मारने लगता है। और वो टिम से कहता है कि इस लड़के से दूर रहो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। टिम को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी। टिम का रूममेट उसको बताता है कि ये लड़का मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके डैड बहुत बड़े सिंगर हैं, इसलिए मैं उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अगले दिन प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को हॉल में जमा करते हैं और टिम को सबसे मिलवा रहे थे। कहते हैं कि यह हमारा न्यू स्टूडेंट है। सबके सामने वो टिम को गाना गाने के लिए कहते हैं। टिम ये सुनकर घबरा गया था, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि गाना तो तुमने अपनी आवाज़ से गाना है, इसमें तैयारी की क्या ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा म्यूजिशियन या सिंगर हो और उसका गाने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत हो। तो घबराओ नहीं और गाना गाओ। टिम अब वहाँ सबके सामने गाना गाने लगा था। जो गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रिंसिपल को वो पसंद नहीं आया था। और वो कहते हैं कि यह हमारे असूलों के खिलाफ है, तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अब यहाँ पर आपके सामने दो कहानियाँ चलने वाली हैं, एक तो इसी स्कूल की और दूसरी जादुई दुनिया की। बचपन से ही टिम को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक कहानी पढ़ रहा था जिसका नाम द मैजिक फ्लूट था, मतलब जादुई बांसुरी, जो इस फिल्म का नाम भी है। जिसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जिसने प्रिंसेस को बचाना होता है। आज भी टिम बैठा वही स्टोरी पढ़ रहा था। उसको एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक चला जाता है। तभी वो एक खाली जगह पर किताब को रखता है तो वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है और उसके इर्द गिर्द रंग बिरंगी रोशनियाँ घूमने लगती हैं। वो रोशनियों के गोले टीम से कहते हैं कि अगर तुम्हें जादुई दुनिया में जाना है तो इस कहानी का हिस्सा बनना होगा, और अगर नहीं तो तुम इसी स्कूल में जा रह सकते हो। अब फैसला तुम्हें खुद करना है। टिम सोचने लगता है और अपने लिए जादुई दुनिया को चुनता है। जब वो फैसला करता है और रोशनी को गोलों को ये बताता है, तभी वो जाके एक अजीब सी दुनिया में गिरता है। इधर चारों तरफ रेगिस्तान था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आता है जो टिम पर हमला कर देता है। टिम किसी तरह खुद को बचा लेता है और एक कार में आके छुप जाता है। टिम ये बात जानता है कि ये जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र था। तभी टिम उस सांप को भगाने के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन गाने का उस सांप पर कोई असर नहीं होता। टिम उस कार से निकलकर भागने लगता है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर तीन जादूगरनियाँ आती हैं और वो उस सांप को अपने जादू से बेहोश कर देती हैं। क्योंकि अब टिम भी इस कहानी का हिस्सा होता है तो उसको अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो टिम को छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ा करता था। टिम जब होश में आकर उस आदमी को देखता है तो वो सोचता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है। परिंदे पकड़ने वाला आदमी जब टिम को देखता है तो वो समझता है ये कोई राजकुमार है। टिम मुझसे पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है। तो परिंदे पकड़ने वाला आदमी कहता है जी मैंने आपकी जान बचाई है, मैंने ही अपने जादू से उस सांप को सुला दिया था, आप मुझे कोई भी इनाम दे सकते हैं। वो तीनों जादूगरनियां जब ये सुनती हैं कि टिम एक राजकुमार है तो यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि राजकुमार हमें आपका ही इंतज़ार था, अब आपको हमारी रानी से ज़रूर मिलना होगा।
परिंदे पकड़ने वाला आदमी बोले ही जा रहा था और अपना मुंह बंद ही नहीं कर रहा था। तभी ये तीनों जादूगरनियां उसकी जुबान पर जादू करके उसका मुंह बंद कर देती हैं। वो रानी की शक्ल दिखाकर टिम और उस आदमी को अपने महल में ले जाती हैं। वहां पर जाकर टिम को पता चलता है कि रानी भी एक जादूगरनी है और उसकी बेटी को एक बुरा इंसान उठाकर ले गया था जो उस शहर के राजा का सिपाही था। रानी कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखो, तुम एक राजकुमार हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और उस इंसान से मेरी बेटी को वापस लाना होगा। तभी टिम भी हाँ बोल देता है और उस सफ़र पे जाने के लिए उस परिंदों वाले इंसान को उसका साथी बना दिया जाता है। वो जादूगरनियाँ टिम को एक म्यूज़िक बॉक्स देती हैं और एक फ्लूट भी देती हैं और कहती हैं कि ये हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। जब वो सफ़र शुरू करते हैं तो टिम को पीछे से एक आवाज़ आती है। जब टिम पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से वो वापस अपनी दुनिया में जाकर गिर जाता है। मतलब जादुई दुनिया से उसी लाइब्रेरी में जाकर गिरता है। जादुई दुनिया में जाने का एक वक्त था। टिम बस रात को ही उस दुनिया में जा सकता था। टिम को अगर उस दुनिया में दोबारा जाना था तो उसे अगली रात का इंतज़ार करना था। खैर, अपनी असल दुनिया में आकर वो किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहता और अपनी म्यूज़िकल क्लासेस लेने लगता है। वो असल दुनिया में अपनी दोस्त सोफी से भी मिलता है। खैर, रात को वो उसी लाइब्रेरी में जाता है और एक खाली जगह पर किताब को रखता है और उसी जादुई दुनिया में चला जाता है। जब वो जादुई दुनिया में पहुंचता है तो वो देखता है कि वक्त वहीं पर रुका होता है। जिस तरह से वो उस दुनिया से गया था, वक्त अभी तक वहीं रुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस इंसान ने रानी की बेटी को कैद किया था वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहा होता है। उसके साथ जो उसका साथी था वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रानी की बेटी कैद होती है। वो रानी की बेटी से कहता है कि डरो नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेके जा सकूँ। अब वो जल्दी से रानी की बेटी को बचा के वहाँ से लेकर भाग जाता है। उनके पीछे वो सिपाही भी था जो रानी की बेटी के पीछे था। वो जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो रास्ते में उनको टिम भी मिल जाता है। ये सब मिलकर अब रानी की बेटी को लेके रानी के पास जाने ही वाले थे। तभी सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनको चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वो आदमी अपना म्यूज़िक बॉक्स निकालकर जो जादूगरनियों ने दिया था चलाने लगता है। म्यूज़िक बॉक्स की आवाज़ सुनकर सिपाही और उसके साथी मदहोश होकर डांस करने लगते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाते हैं। राजा पूछते हैं आखिर यहाँ पर सब हो क्या रहा है। सब लोग सर झुका लेते हैं और रानी बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे अगवा कर लिया था और मुझे अपना गुलाम बना लिया था और इन दो आदमियों ने मुझे बचाया है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाही को डांटता है और वो रानी से कहता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी जुल्म नहीं होगा। लेकिन राजा इन तीनों को आसानी से जाने भी नहीं दे सकता। वो कहता है कि तुम्हें वापस जाने के लिए कुछ इम्तिहान देने होंगे। तभी राजा के साथी टिम और उस इंसान पर कपड़ा डाल देते हैं। तभी टिम वापस अपनी दुनिया में चला जाता है क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था। टिम अगले दिन फिर क्लासेस लेता है और किसी को कुछ भी नहीं बताता। इधर टिम का रूममेट उससे बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि तुम रोज़ आधी रात को मुझे छोड़कर चले जाते हो। लेकिन टिम फिर भी उसको कुछ नहीं बताता। वो उसको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। उसी रात टिम के रूम में सोफ़ी आ जाती है जो कि असूलों के ख़िलाफ़ भी था क्योंकि किसी भी लड़के के रूम में कोई लड़की नहीं आती है। जब सोफ़ी टिम के करीब आने लगती है तब उसको याद आता है कि उसे उस जादुई दुनिया में वापस जाना है और वो टिम सोफ़ी को छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। टिम वहाँ से जादुई दुनिया में वापस चला जाता है। तभी टिम वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पर रानी की बेटी नहीं होती। टिम राजा से पूछता है क्या मैंने आने में देर कर दी है। तभी राजा टिम से कहता है कि नहीं, तुमने देर नहीं की, लेकिन तुम्हें एक इम्तिहान को पास करना होगा, तभी तुम रानी की बेटी को यहाँ से लेके जा सकते हो। तुम्हें एक लंबे वक्त तक खामोश रहना होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना होगा, तभी तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। फिर इन्हें एक जगह पर लेके जाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ सिपाही होते हैं और इन्हें खामोश रहने को कहा जाता है और इन्हें बताया नहीं जाता कि कितने टाइम तक खामोश रहना है। तभी वो इंसान कुछ लफ्ज़ बोल पड़ता है। टिम उसको देखता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हमें रानी को दिखाया जाता है जो उसी सिपाही के कब्जे में होती है और वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं और रानी से पूछती हैं क्या तुम तक वो राजकुमार नहीं आया जिसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था और तुमने क्या अपना काम नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक
चालबाज औरत थी जो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल रानी ने अपनी बेटी को राजा को मारने के लिए भेजा था ताकि वो खुद सारी उम्र अमर हो सके। वो अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। वो उसको ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अपना काम जल्दी करो। सिपाही बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और जाके राजा को खबरदार कर देता है कि राजा की जान खतरे में है। और जब राजा रानी की बेटी से ये सब पूछने आता है तो वो उसको सब सच बता देती है और टिम को ढूंढने लगती है। उस टिम उसे मिल तो जाता है लेकिन वो कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा उसको राजा ने करने के लिए कहा था। वो टिम को बुलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो खामोश रहता है और वो वहाँ से चली जाती है। दिए गए वक्त के मुताबिक राजा को आज़ाद कर दिया जाता है क्योंकि वो अपने इम्तिहान में पास हो गया था। और तभी वो वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। यहाँ जाकर अब उसे पता चलता है कि सोफ़ी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल के असूलों को तोड़ा था। वो अब जल्दी से सोफ़ी को मिलने के लिए जाता है लेकिन सोफ़ी उससे मिलने से इनकार कर देती है। अब वो सोफ़ी को समझाता है कि देखो, अगर हमें सारी ज़िंदगी साथ रहना है तो मुझे इस कहानी को ख़त्म करना होगा। लेकिन सोफ़ी इस बारे में नहीं जानती तो वो इसका यकीन नहीं करती। तभी वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो अपनी असल और जादुई दुनिया में फंसा हुआ है और इस मैजिक फ्लूट के बारे में। लेकिन उसका रूममेट भी उसका यकीन नहीं करता। खैर वो फिर से उस जादुई दुनिया में चला जाता है। इस बार वो देखता है कि रानी सब कुछ तबाह करना चाहती है क्योंकि वो राजा को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए इसने इस दुनिया पर काला जादू कर दिया था। सिर्फ राजकुमार ही, मतलब टिम ही, ये सब कुछ ठीक कर सकता है। वो रानी की बेटी के साथ मिलकर ज़मीन पर रास्ता बनाते हैं जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। वो अपना मैजिकल फ्लूट बजाता है जिससे वो दोनों नीचे पानी में जाकर गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए किसी भी तरह राजकुमार को रानी की बेटी को बचाना था जो कि एक प्रिंसेस थी। प्रिंसेस को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी किसी भी तरह टिम ने प्रिंसेस को बचा लिया। रानी का काला जादू ख़त्म हो चुका था और आखिर में राजा के शहर में सुकून हो जाता है और रानी की बेटी को वहाँ की प्रिंसेस बना दिया गया था। कहानी पूरी हुई क्योंकि एक राजकुमार ने प्रिंसेस को एक काली दुनिया से बचा लिया था। तभी वो उस जादुई दुनिया को अलविदा कहकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है। अब उसे बचाना था तो सिर्फ अपने प्यार को। सोफ़ी वहाँ से चली जाती है। वो स्टेशन पे जाता है और ट्रेन के पीछे भागने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सोफ़ी वहाँ पर खड़ी होती है। टिम ने जादुई दुनिया को भी जीत लिया था और अपनी असली दुनिया को भी।